गुड इवनिंग बच्चे। आज मैं आप लोगों के समक्ष 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के ऊपर कुछ बात करने के लिए आया हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के जो वैकेंसीज हैं वो आसन निकट हैं। अतः आज हमने विचार किया कि आपको जो कुछ नए लड़के हैं उनको मैं इसके सिलेबस के बारे में, खास करके प्रारंभिक परीक्षा जो है, जो आपके प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन हैं, उनके सिलेबस पर कुछ चर्चा करने का आज हमने निर्णय लिया है। तो देखिए, मोटे तौर पर बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो होती हैं उसमें आपको बहु वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें बेसिकली जो जनरल स्टडीज हैं, जिसको आप समान अध्ययन कहते हैं, समान अध्ययन के ऊपर मोटे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कुल अंकों की संख्या जो है वो 150 हैं और प्रश्नों की संख्या भी लगभग 150 ही है, यानी कि एक प्रश्न जो है वो एक नंबर को बियर करता है। और जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि इससे पहले जो था, विगत जो परीक्षा हुई हैं उसमें 5 ऑप्शंस दिए जाते थे, जिसमें लड़के को भ्रम होता था और बीपीएससी का जो ये 5वां ऑप्शन जो था वो बड़ा विवादास्पद था, लड़के को परेशानियां होती थीं। अतः बीपीएससी ने पुनः अपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न में परिवर्तन किया है। और ये परिवर्तन जो है प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में ये है कि पहली बार आपको बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के एग्जामिनेशन में आपको माइनस मार्किंग जो है, माइनस मार्किंग की व्यवस्था की गई है। 1/3 जो है माइनस मार्किंग है। तो चलिए, बिना हम लोग समय को बर्बाद किए हुए कुछ अब हम लोग अपनी बातों को सुने, फिर समय के साथ फिर माइनस मार्किंग से आपको कैसे बचना है उसके भी गुण आपको बताए जाएंगे कि कैसे आप प्रश्न को सेलेक्ट करेंगे, किस प्रश्न को आप चूज करेंगे और किस प्रश्न को आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें हम लोग आगे आगे करेंगे और समय के साथ साथ ढेर सारी अन्य बातों को भी अब हम लोग करते जाएंगे। चलिए कि देखिए कि हमने यहाँ लिख दिया है कि देखिए कि विषय जो है इसका समान अध्ययन है, जीएस है। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 150 है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और कुल अंकों की संख्या जो है वो भी 150 है, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 1 अंक है। अब आप देखिए कि जो नीचे जो हमने लिखा है, देखिए जिसको कि अभी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, विषय और उनके महत्वपूर्ण तथ्य, कि बीपीएससी के भीतर जो है कि क्या क्या सब्जेक्ट जीएस के भीतर डाले गए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट जीएस के भीतर हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण आपको जीएस के पार्ट हैं। पहले नंबर का देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भारत के इतिहास को जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर हम लोग मोटे तौर पर 1947 ईस्वी तक के हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। अब इतने लंबे सिलेबस हैं, इस सिलेबस को हम लोग मोटे तौर पर 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का जो भाग होता है उसको हम लोग एंशिएंट इंडिया बोलते हैं, प्राचीन भारत बोलते हैं। बेसिकली प्राचीन भारत को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, एक को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं और एक को हम लोग ऐतिहासिक काल के रूप में उनके तथ्यों का हम लोग विवेचना करते हैं या उनका अवलोकन करते हैं। तो देखिए कि मोटे तौर पर कि जो आपका जो प्रागैतिहासिक काल जिसको हम बोल रहे हैं, इसके भीतर जो है कि मोटे तौर पर पाषाण युगीन जो हमारे जो मानव हैं, उन मानवों के जीवन जो है और उनके जीवन की जो दुर्वता है, उनके जीवन के जो संघर्ष हैं, कैसे होमोसिपियंस का आविर्भाव हुआ और कैसे ये ज्ञानी मानव अपने सभ्यता और संघर्ष को, अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपने संघर्षशील जीवन के बीच कैसे उसको स्थापित किया, इसके संबंध में बेसिकली हम लोग
जानते हैं। और प्राग इतिहास के अंतर्गत हम लोग आपको जो प्राग इतिहास के अंतर्गत जो है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों को हम लोग देखते हैं। और इसके बाद एक काल और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाणिक काल बोलते हैं। एक्चुअली ये ताम्रपाषाणिक काल जो है ये भी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण काल हैं। इसको हिस्ट्री का हम लोग एक महत्वपूर्ण काल इन रूपों में जाने, इन रूपों में समझें कि आपका जो ऐतिहासिक काल का जो सबसे जो लोकप्रिय चैप्टर है जिसको आप कहते हैं सिंधु सभ्यता बोलते हैं या हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो ताम्रपाषाणिक काल में ही होती है। इसलिए बड़े हम लोग सरल शब्द में बोलते हैं कि अगर हमको एक पंक्ति में अगर हम लोग सिंधु सभ्यता का अगर हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो सभ्यता थी यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी वह ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक खास युगीन नगरी सभ्यता थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो माने कि सिंधु सभ्यता है उसकी पृष्ठभूमि जो तैयार हुई है उसकी पृष्ठभूमि बेसिकली आपको ताम्रपाषाणिक काल में ही तैयार हुई है। आप देखेंगे कि कई ऐसे ताम्रपाषाणिक स्थल हैं जिनसे सिंधु परवर्ती सिंधु सभ्यता की जो विचारधाराएं हैं वो उन विचारधाराओं के दर्शन जो हैं वो हमको इस ताम्रपाषाणिक सभ्यता के विभिन्न स्थलों से ही प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग वस्त्र के प्रयोग करते थे, तो इस वस्त्र के साक्ष्य पहली बार जो हमको प्राप्त होते हैं वो ताम्रपाषाणिक स्थल से प्राप्त होते हैं। फिर आप लोग ये भी जानते होइएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक परसेप्शन में उनका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो एक माने कि देवी देवता थे उसमें मातृ देवी थी। तो मातृ देवी के साक्ष्य भी इसी ताम्रपाषाणिक सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको पूरा पाषाण काल के बाद हम लोग जो आद्य पाषाण काल पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता को पढ़ते हैं, तो इसके बीच एक कंजक्शन पीरियड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाणिक काल। इसके बाद हम लोग अपने माने कि जो है कि ऐतिहासिक युग की शुरुआत करते हैं, ऐतिहासिक काल की शुरुआत करते हैं और बेसिकली इसको हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं आपको आर्यों की सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से। फिर हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में हम लोग बांट के देखते हैं। एक को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल बोलते हैं और फिर आपको दूसरे को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। इसके बाद आपको महाजनपद का काल आता है। फिर महाजनपद के काल में ही आपको एक साम्राज्य के रूप में मगध का जो है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। फिर मगध साम्राज्य का जब उदय होता है तो उनके जो आरंभिक राजवंश हैं उन राजवंशों को के बारे में हम जानते हैं। और खास करके जो आपके जो एंशिएंट इंडिया का एक महत्वपूर्ण पीरियड है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है इसको एक युगांतकारी पीरियड इसलिए कहा जाता है कि हमारे राजनीतिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं इस पीरियड में। और आपके देश में आपको वैदिक व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़े स्तर पर धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन भी हुए हैं, जिसके सबसे बड़े प्रणेता जो हैं जिसको आप भगवान बुद्ध बोलते हैं और महावीर स्वामी बोलते हैं, उनके बारे में हम लोग विशद रूप से पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है कि इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद फिर आगे की जो बातें हैं उसको करते करते हम लोग कहाँ तक आ जाते हैं कि डेथ ऑफ हर्षा यानी कि हर्षवर्धन के मृत्यु तक जो है हम लोग आ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर आप देखिएगा एंशिएंट इंडिया की अगर आप शुरुआत कीजिएगा तो एंशिएंट इंडिया को आप बेसिकली कहाँ से कर सकते हैं, तो एंशिएंट इंडिया को आप कर सकते हैं, देखिए कि 2,50,000 BC से लेकर के 643 ईस्वी तक, यानी कि यही जो है ये क्या हुआ है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई है। इसके बाद हम लोग का जो है कि मेडिवल इंडिया प्रारंभ हो जाता है। हम लोग मेडिवल इंडिया को बेसिकली 4 भागों में बांट देते हैं। एक देखिए कि हर्षवर्धन के मृत्यु से लेकर के आपको मोटे तौर पर आप समझिए कि 1000 ईस्वी तक का जो पीरियड है
इसको हम लोग इतिहास में, अपने भारत के इतिहास के संदर्भ में इसको हम लोग राजपूत काल कहते हैं। क्योंकि राजपूत काल इसको इसलिए कहते हैं कि इस अवधि में हमें भारत में एक नवीन शासक वर्ग के अभ्युदय दिखाई देते हैं। और यही जो शासक वर्ग हैं, यही शासक वर्ग क्या कर रहे हैं, तो यही शासक वर्ग आपको भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं। और फिर जब आपको मैं क्लास दूंगा तो कैसे आपको मैं ये बात, इन बातों से आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे महान गुप्त साम्राज्य में गुप्त शासकों का अधीन या मौर्य शासकों का अधीन पाटलिपुत्र जो उत्तर भारत के राजनीति में जो राजनीतिक महत्ता को प्राप्त किया था, वह गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र जो था वह उत्तर भारत के एक बड़े राजनीतिक केंद्र के रूप में अपना महत्व को खो देता है। और उसका जो महत्व है वो रिप्लेस हो जाता है, जाकर के कन्नौज में रिप्लेस हो जाता है। और फिर कन्नौज को उत्तर भारत के राजनीति का केंद्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है वो आपको वर्धन राजवंश के जो आपको सबसे बड़े जो माने कि उनके जो शासक हुए हैं, जिसको हर्षवर्धन कहते हैं, तो उनका काफी योगदान रहता है। और फिर अन्य राजवंशों के जो शासक रहे हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो शासक हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर देखिए कि राजपूत काल के समाप्ति के बाद क्या होता है कि 1000 ईस्वी के आसपास क्या होता है, तो महमूद गजनी का भारत में क्या होता है, तो आक्रमण होता है। और महमूद गजनी के आक्रमण से लेकर के बेसिकली दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच का जो पीरियड है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो होती है वो 1206 ईस्वी में होती है। तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी के बीच की जो बातें हैं उनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि इस्लाम के अभ्युदय का काल। इसको हम लोग इस्लाम के अभ्युदय के रूप में अपने इतिहास में इस पीरियड को हम लोग उसकी विवेचना करते हैं। और फिर जो है कि आपको 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच का जो पीरियड है, इसको हम दिल्ली सल्तनत के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें कि आपको मोटे तौर पर 5 राजवंशों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं। और फिर आपको क्या आता है, तो मुगल साम्राज्य माने कि मुगल राजवंश की स्थापना होती है। तो मुगल शासकों का भी अध्ययन हम लोग 2 कालखंडों में करते हैं। एक को कहते हैं महान मुगलों का शासनकाल, और एक को हम बोलते हैं परवर्ती मुगलों का शासनकाल। महान मुगलों के अंतर्गत बेसिकली हम लोग 5-6 शासक के बारे में पढ़ते हैं। और परवर्ती जो माने कि मुगल शासक हैं, परवर्ती मुगल शासक इसको इसलिए कहते हैं कि चूंकि आप देखिएगा कि इसी बीच जो है कि भारत के ऊपर जो है यूरोपीय कंपनियों के जो प्रभाव हैं, उन प्रभावों में वृद्धि होने लगती हैं। और कई यूरोपीय कंपनियां तो भारत के भीतर इतनी शक्तिशाली हैं कि वो मुगल थ्रोन को माने कि वो जो है डिटरमाइन कर रहे हैं, यानी कि वो मुगल बादशाह को जो है वो गद्दी पर बिठाने में वो बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे हैं। तो उसको परवर्ती मुगल कहा जाता है, जिसके भीतर हम लोग 13 मुगल शासकों को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाता है कि हम लोगों का आपको बेसिकली जिसको मॉडर्न इंडिया कहते हैं, उस मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है। तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत बेसिकली परवर्ती मुगल शासकों से ही हो जाते हैं, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों के जो माने कि प्रभाव हैं वो भारत के भीतर जो खास करके जो आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक जो उनके प्रभाव हैं, उन प्रभावों से पूर्णतः हमारा देश जो है वो प्रभावित रहता है। तो फिर उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। और फिर क्या होता है कि आपको 1857 ईस्वी तक का जो काल है, 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ है, तो फिर उसको हम लोग मॉडर्न इंडिया का उसको प्रथम चरण मान लेते हैं, आधुनिक भारत का प्रथम चरण मान लेते हैं। और फिर 1857 ईस्वी से लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय का काल, कि भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, कैसे लोग अपनी राष्ट्रीय अस्मिता से क्या हो रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय अस्मिता से लोग माने रूबरू हो रहे हैं। और उनको भी अब ऐसा लग रहा है कि कैसे माने कि हम अपने इस माने कि इस देश को ब्रितानवी शासन व्यवस्था से मुक्त कराएं, और कैसे हम अपने अतीत के जो हमारे जो गौरव हैं, उन गौरव की कैसे हम पुनर्प्राप्ति करें, इनके लिए वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और फिर आपको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के बाद का जो पीरियड है, उसको हम लोग बोलते हैं नरम दल और गरम दल का पीरियड है। फिर आपको महात्मा गांधी का आगमन होता है, और महात्मा गांधी के आगमन के बाद फिर हम लोग उसको गांधी युग के रूप में देखते हैं। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो
भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का जो विकास हुआ है और उस विकास के जो विभिन्न पहलू हैं और उनकी जो विभिन्न धाराएं हैं, उन धाराओं और पहलुओं के बारे में हम लोग जानते हैं और अंततः हमारा देश कैसे हम लोगों ने अपनी आज़ादी को हासिल की है और आज़ादी को हासिल करने के मैंने कि के भीतर जो है किन किन घटना, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, कोई इसके कौन कौन से ऐतिहासिक पक्ष हैं, उन तमाम बातों के बारे में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में आपको बेसिकली आपको डिटेल्स में हम बता रहे थे कि आपको इस सेगमेंट में क्या क्या पढ़ना है, जानना है। फिर देखिए कि जीएस का जो दूसरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आप देखिए कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो है, इसके अंतर्गत बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि भारत का कि ब्रितानवी शासन व्यवस्था के अधीन भारत का कैसे संवैधानिक विकास हुआ, कैसे अंग्रेज जब भारत आए और कैसे उन्होंने भारत में आधुनिक शासन व्यवस्था को जन्म दिया और आधुनिक शासन व्यवस्था को जन्म देने में अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए कानून थे, उन कानून की कैसी भूमिका रही। फिर हम लोगों ने आज़ादी के समय फिर अपने शासन व्यवस्था के बारे में क्या सोचा और फिर उसके ऊपर जो हमने सोचा तो फिर फ्रीडम स्ट्रगल के भीतर हम लोगों ने उनके लिए क्या क्या काम किया और जब 1947 ईस्वी में जब हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई तो कैसे अपने देश के लिए या अपने देश के कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने एक संविधान की रचना की, एक ऐसे संविधान की रचना कर डाली जो संविधान जो थी वो दुनिया के अनूठी संविधान में एक संविधान थी। और आज आपको ये जानकर के हैरत नहीं होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और आज जो हमारा जो संविधान है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वहीं हमारा संविधान जो है वो एक फ्लेक्सिबल संविधान भी है, हमारा संविधान एक लचीला संविधान भी है। और अगर हमारे संविधान में अगर लचीलापन है तो हमारे संविधान के भीतर अत्यधिक रिजिडनेस भी है, अत्यधिक कठोरता भी है। तो इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे और फिर हमारे देश में आपको माने कि शासन व्यवस्था के संचालन कैसे किए जाते हैं, खास करके जो लोकतांत्रिक सरकार के जो 3 बड़े जो अंग हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विधायिका बोलते हैं, फिर आपको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं, देश के संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में, इन तमाम बातों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और फिर एक भारत के नागरिक के रूप में हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन तमाम चीज़ों को बेसिकली हम लोग इस भारतीय राज्य व्यवस्था के भीतर हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि हम लोग का जो अगला जो नेक्स्ट देखिए अब हम लोग का जो है इसमें जीएस का जो तीसरा सब्जेक्ट आ रहा है उसको हम कहते हैं विश्व एवं भारत का भूगोल। इसमें हम लोग बेसिकली आपको वर्ल्ड के जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी ज्योग्राफी के अवयव हैं, भूगोल के अवयव होते हैं, उन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। और बेसिकली हम लोग ये जो भारत का जो भूगोल है उस भारत के भूगोल को भी हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। इसके बाद हम लोग का जो अगला जो विषय है, अगला विषय है आपको विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से हम लोग इसको पढ़ते हैं। और अभी जो वर्तमान समय में है, यहाँ से लगभग आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो इतिहास वाला जो सेगमेंट आपको पढ़ा रहे थे, वहाँ से कम आपको 30 से 35 प्रश्न वहां से आते हैं। होल एंड सोल सभी पार्ट को अगर मिला दीजिएगा तो वहां से 30 से 35 प्रश्न आ जाते हैं। और फिर वो जो भारतीय संविधान जो आपको बता रहे थे, वहां से भी कम 10 प्रश्न निकल करके आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब ये जो विश्व एवं भारत का जो भूगोल है, ये भी लगभग आपको
10 से 12 तो कम से कम, और इधर तो देखे जा रहे हैं कि एक दो बीपीएससी जो है ये ज्योग्राफी के भीतर से लगभग 20 प्रश्न लाया है। तो 20 प्रश्न यानी कि 20 अंक का जो है वो एग्जामिनेशन में अपना जो है एक वैल्यू होता है, उसका एक महत्व है। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग बखूबी पढ़ते हैं और उसी दृष्टिकोण से हर एक बातों को, छोटी बड़ी जितनी भी बातें होती हैं उन सभी बातों को हम लोग सांगोपांग रूप से देखने का प्रयास करते हैं। अब यह जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ से बेसिकली आपको 6 से लेकर के 10 अंक तक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो आप देखते हैं कला एवं संस्कृति जो देखते हैं, यहाँ से आपको 2 से लेकर के 4 अंक के प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कला एवं संस्कृति से संबंधित होते हैं, जिसमें हम लोग ढेर सारी बातों को पढ़ते हैं। यानी कि हमारा जो क्लासिकल जो मैंने कि डांस है, फिर हमारा जो क्लासिकल नृत्य में मैंने कि ये जो है कि संगीत है, फिर हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, हमारी स्थापत्य की जो शैली हैं, या फिर हमारे देश के भीतर जो विभिन्न जो लोक कलाएं हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें, कला एवं संस्कृति। इसके बाद देखिए 7 नंबर है कि इसका है कि कृषि एवं पशुपालन। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है। तो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर की जो विशेषताएं हैं या एग्रीकल्चर के भीतर क्या क्या चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको हम बताएंगे। और फिर क्योंकि भारत जैसे देश में कृषि और पशुपालन जो है वो सहचर कार्य हैं, एक साथ होने वाले कार्य हैं। तो फिर पशुपालन के बारे में भी आपको ढेर सारी बातें बताई जाती हैं कि भारत में पशुओं की जो मान कि एक जो आपको पशुओं की जो क्रोनोलॉजी है, फिर उनके जो डिफरेंट जो नस्ल हैं, फिर पशुओं से संबंधित जो विभिन्न तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको ये बताए जाते हैं, ये बताए जाएंगे इसमें। और यहाँ से भी लगभग आपको कभी कभी क्या होता है कि कृषि और पशुपालन से कम घुमा फिरा करके 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी आपको आ जाते हैं। और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो देखते हैं, जिसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वस्तुतः विज्ञान के जो नए आयाम जो हैं, नए आविष्कार जो हैं या नवीन बातें जो अभी हो रही हैं, खास करके क्लाइमेटोलॉजी के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, पोल्यूशन के क्षेत्र में जो हो रही हैं, या फिर आपको जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और इसके प्रिवेंशन के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसके कंजर्वेशन के लिए जो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, या फिर इसके भीतर जो कई प्रकार की जो नवीन तकनीकी आ रही हैं, नवीन शब्दावलियाँ आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इसको जानेंगे। जैसे कि अभी आप लोग देखते होइएगा कि एआई जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखिएगा कि जितने भी अब मेंस के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये 17वीं जो आपका जो मेंस होगा, निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के आपको ये माने कि मुख्य परीक्षा तक भी के भीतर भी ये एआई जो है, एआई के ऊपर जो है ढेर सारे प्रश्न अब जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसी में हम लोग आपको डीएनए फिंगरप्रिंट है, या फिर पशुओं के या फसलों के जो नस्ल सुधार हैं, या फिर उसमें जो जीन थेरेपी वगैरह होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आपको एक है कि बिहार राज्य विशेष, कि चूंकि ये बिहार का एग्जामिनेशन है, तो बिहार राज्य विशेष में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, बिहार के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, बिहार के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ से भी आपको कम से कम 20 प्रश्न निकल करके आते हैं। और इसके बाद ये जो तार्किक एवं गणितीय बोध जो है, यहाँ से आपको 10 नंबर निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और ये जो आप करंट अफेयर देखते हैं समसामयिक, इस समसामयिक से भी 25 से लेकर के 30 प्रश्न रहते हैं। तो बेसिकली देखिए कि आपको हमने बताया कि बीपीएससी में जो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है और उसका जो समान अध्ययन है, तो समान अध्ययन में बेसिकली जो है समान अध्ययन का सिलेबस जो है वो 12 सेगमेंट में बटे हुए हैं। और प्रत्येक सेगमेंट के भीतर जो है कई चैप्टर हैं, कई टॉपिक हैं, और उन टॉपिकों के भीतर महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आपको ये बहुत खास करके जो नए लड़के हैं जो माने कि इस पीसीएस के एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहते हैं, तो वो उनको मैं
आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको जो ये सिलेबस बताए गए उसके सांगोपांग अध्ययन आपको बड़े अच्छे अंदाज में कराए जाएंगे। और इसके लिए अब तो मान लेते हैं कि देख रहे होंगे आप कि क्षेत्रीय जो शहर है, एक जमाना हुआ करता था कि लोग दिल्ली, पटना, इलाहाबाद ही जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज देखिएगा कि कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अब देखिएगा कि आज बिहार का जो आपको माने कि टॉपर जो है वो पूर्णिया का लड़का है। अब देखिए कि बिहार में कितने बड़े जिले हैं, 38 जिले वाले ये राज्य हैं और 38 जिलों में कई कई बड़े बड़े शहर हैं, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, कई अच्छे अच्छे विद्यालय हैं। लेकिन आप जहां से आपको हम ये संबोधित कर रहे हैं या आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, अब उस जगह पर कि मान लेते हैं कि आज इस जगह से भी लड़के बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यहाँ से भी लड़के को पीटी होता है, मेंस होता है। पहले लोग सोच नहीं सकते थे कि किसी राज्य के छोटे नगरों में, छोटे शहरों में माने कि सिविल सर्विस की तैयारी होती होगी या मेडिकल की तैयारी होते होंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी होते होंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट है हम लोगों के देश का, खास करके उदारीकरण के बाद जो है कि छोटे छोटे जो नगर हैं, छोटे छोटे जो शहर हैं, वो भी आज कंपटीशन के बड़े हब हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग विश्वास रखिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। हम लोग बेहतर से बेहतर आपके लिए कोर्स लाएंगे और उस कोर्स को ला करके फिर आपके बेहतरी के लिए आपको एक रिजल्ट माने कि ओरिएंटेड क्लास देने के लिए हम लोग वचनबद्ध हो पाएंगे। तो चूंकि आज क्या था, तो आज थोड़ा सा वक्त जो था उसका वो थोड़ा मिसमैनेज हो गया। कुछ हम लोगों का जो था, कुछ टेक्निकल इशू भी था, कुछ आंतरिक जो थी, कुछ प्रशासनिक बातें भी थी। इसलिए इस टाइम में तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, खास करके जो बिहार बीपीएससी जो टीचर में का जो एग्जामिनेशन जो आसन टियर 3 का जो सन्निकट है, उसके लिए अभी जो है सेट प्रैक्टिस लड़के को कराए जा रहे हैं, लेकिन आज उनके लिए सेट प्रैक्टिस नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, इसके लिए एक्सक्यूज करें हम लोगों को। तो फिर नेक्स्ट टुमारो हम फिर कल उस क्लास को लेकर आएंगे और हम लोग बीपीएससी के ऊपर भी आगे काम करने जा रहे हैं। तो और ये बीपीएससी का क्लास जो होगा वो दूसरे व्यवस्था का क्लास होगा, दूसरी तरह की क्लास होगी। तो आप लोगों का अगर इस तरह से अगर हम लोगों को सहयोग प्राप्त होता रहे तो फिर हम लोग भी नए हौसले के साथ आपके सामने में उपस्थित होंगे और फिर अपनी बातों को आपके सामने में रखेंगे। चलिए, तो आज इतना ही। गुड नाइट।